बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर इंटरनेशनलेशन के टॉपिक के ऊपर है जिसका नाम है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को हम पहले पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर हम आगे चल के इसको देखेंगे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के से पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है। इसकी डेफिनेशन जो है वो एडम स्मिथ ने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में दी है, जो उसने 1776 में लिखी है। वो कहता है कि इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, लाजमी इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मौजूदा वसाइल का मुताला करना इकॉनमी कहलाता है। टू मीट द ह्यूमन नीड्स, सर्च आउट द अवेलेबल रिसोर्सेज इज़ कॉल्ड इकॉनमी। व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन? अगला पॉइंट देखना यह है कि लिबरलाइजेशन क्या है। लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका मतलब है कि फ़र्द की आज़ादी, यानी एक फ़र्द को आज़ाद कर दिया जाए। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में स्टेट का इंटरफेयर ना करना। नो इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब हम देखते हैं कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में फ़र्क क्या है, क्योंकि इन दोनों में हमें फ़र्क पता होगा तो हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को आगे लेकर चलेंगे, अदरवाइज़ हमें जो है वो समझने में मुश्किल हो जाएगी। कैपिटलिज्म, जिसको हम सरमायादारी का निज़ाम कहते हैं, सरमायादारी जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन करता है। वो कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट आपने मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है तो उसका जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेट लोगों के कंट्रोल में हो, उसका रियासत से कोई ताल्लुक़ ना हो। इसको हम कैपिटलिज्म का निज़ाम कहते हैं। जबकि हम कम्युनिज्म में कोई भी चीज़ आपने, एक बोतल भी तैयार करनी है ना, बॉटल, तो उसका तैयारी से लेकर जो है वो फिनिश होने तक, रॉ मटेरियल से फिनिश होने तक स्टेट के कंट्रोल में होगा, उसके बाद जो है वो मार्केट में आएगा। ये डिफरेंस है। यानी कि कम्युनिज्म के जो इकोनॉमिक प्रॉपर एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसको स्टेट कंट्रोल करती है। कैपिटलिज्म में प्राइवेट लोग कंट्रोल करते हैं। और कैपिटलिज्म का खात्मा 1991 में हो गया था, जिसको फ्रांसिस फ्यूकुयामा ने अपनी किताब में लिखा हुआ एंड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है जी। अब इस चैप्टर को तो हम क्लोज करते हैं, हमने कैपिटलिज्म की एक तरफ आगे बढ़ना, यानी प्राइवेट लोगों के ज़रिए निज़ाम मईशत चलाना। तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बाद अब ये जो है वो रिजेक्शन किस चीज़ की करता है? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो है वो कम्युनिज्म की भी रिजेक्शन करता है, सोशलिज्म की भी करता है, फ्यूडलिज्म की भी करता है और मर्सेंटाइलिज्म की भी करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो है वो बेसिक, वो यूँ कह लें कि फेथ या बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं जिसके गिर्द ये घूमता है। फ्री ऑफ मूवमेंट या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बाद प्राइवेट ऑनरशिप्स और नॉन इंटरवेंशन ऑफ स्टेट। ये चार चीज़ें हैं जिसके गिर्द घूमता है। मैं दोबारा, यानी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये फ्री मूवमेंट, फ्री ट्रेड, प्राइवेट ऑनरशिप और नॉन इंटरवेंशन ऑफ ट्रेड्स। और ये मैं अब बताता हूँ इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, ताकि आपको जो है वो चीज़ को समझने को आसान हो जाए। एक तो ये वर्ड नया नहीं है, ये वर्ड जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई हुई है बहुत पहले ही इसको, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को। इनके जो है वो एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका नाम था विल्बर फोर्स। विल्बर फोर्स से किसी ने पूछा कि फ्री ट्रेड क्या है। उन्होंने कहा कि फ्री ट्रेड का मतलब है कि हिंदुस्तान का सारा रॉ मटेरियल उठाया जाए और उसको जो है वो बरतानिया लाया जाए, उसके बाद फिनिश करके प्रोडक्ट को बनाकर उसको पूरे हिंदुस्तान में जो है वो हमारा माल फैल जाए। शर्त ये है कि उनके प्रोडक्ट पर टैक्स लग जाए। उसने कहा दिस इज़ फ्री ट्रेड, और यही जो है वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है। अब मैं जो है वो इसको अब आगे चल के जो बताता हूँ, ये तो उनके अल्फाज से था जो मैंने आपको बताया। फ्री ट्रेड का मतलब ये होता है कि आप किसी मुल्क के साथ एग्रीमेंट करते हैं दो मुल्कों के दरमियान, यानी हम अपना प्रोडक्ट उधर भेजेंगे, वो अपना प्रोडक्ट हमारे मुल्क में भेजेंगे, ठीक है जी, और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। फ्री मूवमेंट का मतलब यह है कि एक आदमी दूसरे मुल्क में चले जाए, उनका आदमी हमारे मुल्क में आ जाए, इसको फ्री मूवमेंट कहते हैं। अब इसके बेनिफिट जो है वो किन किन ममालिक को हो सकते हैं? इसके बेनिफिट हर उस मुल्क को हो सकता है जो कि सूद के नीचे नहीं है, और हर वो मुल्क इसके हाथों जलील और ख़ार हो जाएगा जो सूद के नीचे है। मैं इसके बेनिफिट्स आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो इसका बेनिफिट वो होगा जो, यानी कि जो सूद के नीचे कंट्रीज़ नहीं है, जिनके ऊपर डेट नहीं है, ना डेट ना सर्कुलर डेट, दोनों में से कोई चीज़ नहीं है। सर्कुलर डेट कहते हैं कर्ज़ा उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़ा लेना। दोनों ही जो है वो इसमें अगर नहीं है, कोई भी मुल्क इसमें नहीं है,
तो उसको फ़ायदा है। अगर दूसरा मुल्क इसके बदले में कर्ज़े के नीचे है, जैसे कि मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मिसाल देता हूँ, इन दोनों को नुकसान होगा बदले में। हाँ, अगर दोनों ही मुल्क जो है वो कर्ज़े के नीचे नहीं है, फिर दोनों को फ़ायदा है आपस में। लेकिन कर्ज़े वाले मुल्क के लिए जो है ये मौत है। अब मैं इसको, अगर जो कर्ज़े से हट के जो मुल्क है जिसके ऊपर कर्ज़ा नहीं है, उसकी तो इकॉनमी इंक्रीज़ होगी, उसकी जो है वो पर कैपिटा भी इंक्रीज़ होगी, उसकी पर फैमिली भी इंक्रीज़ होगी, उसकी जीडीपी भी इंक्रीज़ होगी, वहाँ पर जॉब भी निकलेंगी, ठीक है जी। वहाँ पर लोगों को टैक्स भी देंगे, वो सारा कुछ होगा, उन्हीं को फ़ायदा, जो जो कि इकॉनमी से, डेवलपमेंट में से फ़ायदा हो सकता है वो उनको होगा। लेकिन अब दूसरे ममालिक को नुकसान कैसे होगा, मैं इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से जो है वो बात वाज़ेह कर दूँगा। वो कैसे, कि पाकिस्तान जो है वो कर्ज़े के नीचे है, ठीक है। कोई शख्स जो है वो एक खाद की बोरी भी ख़रीदता है ना, कोई फर्टिलाइज़र भी ख़रीदता है, वो कोई भी टाइप की हो, तो उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। वो अगर बिजली भी यूज़ कर रहा है तो 4 रुपये का यूनिट है, तो पता लगता है 3 रुपये उसके ऊपर जो है वो टैक्स है। क्यों? सूद की मद में डेली पैसा जा रहा है बाहर में। वो प्रोडक्ट जो है वो कितने का तैयार होता है जी, 1 केजी शुगर है वो 60 रुपये की तैयार हो रही है। पहले ये क्या करते हैं, उन मुल्कों को कर्ज़ा देते हैं। जब कर्ज़ा देते हैं ना, कर्ज़ा वापस लेने के लिए वो उन ममालिक जो है वो अपने कर्ज़ा इकट्ठा करने के लिए वो प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो टैक्स लगा देते हैं, इनपुट। तो इनपुट के ऊपर जब टैक्स लगता है, उससे जब प्रोडक्ट तैयार होता है वो महंगा होता है। लेट्स सपोज, मैं उसकी मिसाल दी कि चीनी जो है वो अगर पाकिस्तान ने तैयार की है वो 60 रुपये किलो है, लेकिन वही चीनी अगर जो है वो जापान में तैयार हो रही है, जो कि सूद से फ्री कंट्री है, यानी नो रिबा कंट्री, वो कितने में तैयार कर रहा है जी वो चीनी, वहाँ पर वो पता चलता है जी 25 रुपये में चीनी तैयार हो रही है, 10 रुपये टैक्स दे रहा है, और वो ले दे के बगैर टैक्स के पाकिस्तान के पास जो है वो 45 रुपये में ला के सेल कर रहा है। अब पाकिस्तान के लिए तो वो बड़ा बेनिफिशियल है कि जी वो हम 45 रुपये में सेल कर रहे हैं, यानी ख़रीद रहे हैं, हमारी अपनी चीज़ जो है वो 60 रुपये में तैयार हो रही है, ठीक है जी, और बदले में जो है वो हम 45 रुपये में ले रहे हैं। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं। अब इससे क्या होगा, अब एक आदमी जो कि गंदम हमारी तैयार हो रही थी या चीनी तैयार हो रही थी, जहाँ पर मुल्क के बेशतर लोगों का रोज़गार था, बेरोज़गारी आ जाएगी, वो काम बंद हो जाएगा। पाकिस्तान में अगर चीनी की इंडस्ट्री है वो सारी बैठ जाएगी, क्योंकि सस्ती मिल रही है। वो फिर लोगों का दूसरा मसला क्या होगा, रोज़गार नहीं होगा। रोज़गार नहीं होगा, कमा के कहाँ से देंगे, और चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी मुल्क में, क्योंकि आपने सूद भी रिटर्न करके देना है, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा कि दूसरे ममालिक पर डिपेंडेंस बढ़ जाएगी, अपने ममालिक का काम ख़त्म हो जाएगा, बेरोज़गारी भी, सूद की शरह भी बढ़ जाएगी, मज़ीद से मज़ीद जो है वो मसाइल, और आहिस्ता आहिस्ता हाल इसका क्या होता है, मुल्क टूट जाएगा। तो इससे जो है वो हमें कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, पाकिस्तान जैसे मुल्क को, दूसरे ममालिक को ज़रूर फ़ायदा हो सकता है, जो वहाँ से रिबा फ्री कंट्री हैं और जो यहाँ पर लाकर अपना माल सेल कर रहे हैं। ये इकॉनमिक लिबरलाइजेशन है, ठीक है जी। ये अगर पाकिस्तान ये सूद फ्री कंट्री है और इसका जो है वो इनपुट सस्ता है, यानी कि टैक्स नहीं है इसके ऊपर कोई भी, तो फिर हम अपना माल जो है वो दूसरे ममालिक में बेचेंगे या उनका माल हम ख़रीद लेंगे, तो हमें फ़ायदा होगा, वरना नहीं। तो ये लेक्चर जो है वो इकॉनमिक लिबरलाइजेशन के ऊपर था। इसको सुनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।